हाय एवरीबॉडी, आई होप यू आर डूइंग रियली रियली ग्रेट। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छे से आप अपनी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, रिटर्न प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिविजन्स टाइमली क्लोज कर रहे हैं। एंड ये सब करने में इफ़ यू आर फेसिंग एनी चैलेंज यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस। माई डियर फ्रेंड्स, टुडे आज हमारा एजेंडा क्या है? वी स्टार्टेड क्विक रिविजन्स, राइट, जो कि हम अभी ट्राई किया जल्दी जल्दी स्क्रिबल करें, फटाफट से पेज पलटें और कम से कम टाइम में एक बड़ा अच्छा सा स्टैंडर्ड क्लोज करें। दिस इज द सीरीज वी आर गोइंग टू स्टार्ट। आज हम कवर करने वाले हैं एसए 520 एनालिटिकल प्रोसीजर। चैप्टर 4 का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। इसकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वेटेज की बात करें तो ऑन एन एवरेज 4 से 5 मार्क्स का एक्सपेक्टेशन, एक सब्जेक्टिव 4 मार्क्स का और एक एमसीक्यू भी आ सकता है जो कि 1 नंबर 2 नंबर का आ सकता है। तो इस ओनली इस स्टैंडर्ड की वेटेज में अगर बात करूं तो 4 से 5 मार्क बैठती है, बट इस चैप्टर की वेटेज काफ़ी ज़्यादा है एंड टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट इज़ एन इम्पोर्टेंट चैप्टर। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड एसए 520 एनालिटिकल प्रोसीजर। सर, ये समझने के लिए मैंने रेगुलर कोर्स में आपको एक कहानी सुनाई थी। वो कहानी थी एक सीए आर्टिकल की, जो अभी अभी सीए इंटर का क्लियर करके दोनों ग्रुप्स उसने आर्टिकलशिप ज्वाइन करी है। उस आर्टिकल का नाम था सर मिस्टर दलेर। सिंस ही इज़ नॉट राइट नाउ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो हमने क्या किया था, इसका नाम एक मिस्टर दलेर नाम की कहानी से आपको मैंने सुनाई थी। आज भी उसी कहानी के स्टोरी के पर्सपेक्टिव से आई ट्राई टू कन्वे माई ऑल कॉन्सेप्ट्स एंड नॉलेज टू यू। एंड जहाँ मेमोरी टेक्निक की ज़रूरत होगी वहाँ मेमोरी टेक्निक मिलेगी, जहाँ स्टोरी की ज़रूरत होगी वहाँ स्टोरी मिलेगी। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी 100% मिलेगी ही मिलेगी हर जगह, चाहे कुछ भी हो सर। नाउ चलिए सर, मिस्टर दलेर फ्रेशली क्वालिफाइड सीए इंटर स्टूडेंट आर्टिकलशिप ज्वाइन करता है, ऑफिस पहुंचता है, बैग टांगा हुआ है, लैपटॉप टांगा हुआ है एंड पानी की बोतल हाथ में है, टिफिन उसके हाथ में था। सीए सर के पास, अपने प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के पास जाके बात करता है, सर आज का क्या एजेंडा है, आज का मेरे का काम मेरे को एलोकेट कर दो एंड आई वांट टू कंटिन्यू, मेरा जो भी काम है मुझे बता दो। सर उसको क्या करते हैं, सर उसको पहले ही दिन भेज देते हैं ऑडिट करने एक क्लाइंट के पास। क्लाइंट का नाम है सर जोमेटो। वो दलेर कहता है कि सर आखिर मुझे ऑडिट में करना क्या है, मेरे साथ और कौन कौन जाने वाला है। सिंस जोमेटो जैसे बड़ी कंपनीज के ऑडिट एक अकेला आदमी कभी नहीं कर पाता, बिग फोर्स में है वर्क विद अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स। जनरली मान के चलो जोमेटो जैसे क्लाइंट की 25 से 30 लोगों की एक ऑडिट टीम होती है। उसमें से दलेर जो हमारे सीए आर्टिकल हैं, तो दलेर को क्या है एरिया, कुछ लोग अब तुम सोच रहे हो सर दलेर नाम क्यों, डोंट वरी बताऊंगा। सर दलेर पहुंच गया, उसने पूछा सर से कि सर क्या करना है। सर ने बताया देख यार, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना है, तुम तो सीए इंटर ऑडिट पढ़ के आए ही हो, तो एक काम करो तुम पी एंड एल के एक्सपेंस साइड को उठा लो। क्या करो, पी एंड एल के एक्सपेंस साइड को उठा लो। सर बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अरे 25 लोगों की टीम है ना मेरे भाई, तू अकेला तो है नहीं ऑडिट करने वाला। कोई बैलेंस शीट कर रहा है, कोई डिस्क्लोजर्स चेक कर रहा है, कोई बैलेंस शीट के अंदर भी बोरोइंग्स कर रहा है, कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कर रहा है, कोई रेवेन्यू कर रहा है। तो तेरे को जो एरियाज दिए गए हैं वो स्पेसिफिकली पी एंड एल के एक्सपेंस साइड और उसमें भी अदर एक्सपेंस साइड, ये तेरा एरिया है। दलेर को समझ में आ गई। दलेर ने कहा भाई करना ही क्या है, एक्सपेंस का ऑडिट करके आना है, टीओसी टीओडी मुझे आता है। पहुंच गया जोमेटो पे, क्लाइंट नॉक नॉक किया, सर ऑडिटर, कार्ड दिखाया अपना, उसने गेट खोल दिया, जाके बैठ गया सीएफओ के पास। सीएफओ ने बोला हाँ बेटा क्या चाहिए। सर मैं ऑडिटर हूँ, मेरे दोनों ग्रुप क्लियर हैं, आर्टिकलशिप का मेरा अभी फर्स्ट डे है, तो मुझे ऑडिट करना है अदर एक्सपेंसेस का। मैंने आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे, अदर एक्सपेंसेस भी देख लिए, तो मेरे को अपना सारा कंट्रोल अंडरस्टैंडिंग, मेरे को अंडरस्टैंडिंग दे दो और फिर मैं सैंपल रेस करूँगा, फिर टीओडी करूँगा, फिर मैं ओपिनियन दूंगा। और बड़ा एक्साइटेड होकर उसने सब बताया। तो सीएफओ ने बोला हाँ भाई बता क्या क्या चाहिए। उसने बोला कि मुझे सबसे पहले तो कंट्रोल टेस्टिंग करनी है, टीओसी लगाने हैं, और फिर मैं कंट्रोल समझूंगा, कंट्रोल्स के बेस पे मैं टीओडी करूंगा। उसने कहा मैं तेरे को अपने टीम से मिलवा देता हूँ, उनके साथ बैठ के कंट्रोल टेस्टिंग कर ले भाई। तो दलेर ने बोला हाँ ठीक है सर, डन है, मैं लंच करके आता हूँ। लंच के बाद दलेर बैठा, दलेर ने सारी टीम्स के साथ रेंट एक्सपेंस चेक किया और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस चेक किया, लीगल एंड प्रोफेशनल जितने भी अदर एक्सपेंसेस है सबको दलेर ने अच्छे से समझा एंड कंट्रोल्स की टेस्टिंग करी।
एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स के लिए उसने सबके सैंपल्स रेज करे, उसे रेंट को पकड़ा, रेंट उसने पूछा आपका ये जो ऑफिस है रेंट पे है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना कहानी, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने क्लाइंट से पूछा अच्छा आपका ऑफिस रेंट पे है? दलेर को उसने बोला हाँ रेंट पे है सर। कितना बड़ा ऑफिस है? उसने कहा सर आप 5000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है, इसमें 400-500 लोगों की हमारी सीटिंग है। तो दलेर ने पूछा इसका रेंट कितना है? क्लाइंट ने बोला 50,000 है। दलेर ने बोला लेकिन आपके बोलने से कुछ होगा नहीं, हमने इंटर में सीखा है द वर्क विच इज़ नॉट डॉक्यूमेंटेड इज़ नॉट डन, तो आप मुझे एविडेंस दो। तो क्लाइंट ने बोला क्या एविडेंस चाहिए? दलेर ने बोला सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए, वो दैट कुड बी रेंट डीड, लीज डीड, रेंट एग्रीमेंट जो होता है वो सब, स्टैंप ड्यूटी। तो क्लाइंट ने उसको 50,000 पर मंथ का रेंट एग्रीमेंट दे दिया कि देख भाई तेरे को रेंट एक्सपेंस का ऑडिट करना है, अदर एक्सपेंसेस का ऑडिट तुझे करने को मिला है तो तू समझ ले भाई, सीधी सी बात है। दलेर ने किया, पूरी रेंट डीड देखी, लेसर का नाम देखा, लेसी का नाम देखा, सही था। रेंट देखा 50,000 पर मंथ, और फाइनेंशियल चेक करे, अच्छा फाइनेंशियल्स में भी 50,000 पर मंथ के हिसाब से 6 लाख ही रेंट आ रहा है, ठीक है सर। टीडीएस चेक कर लिया, रेंट की पेमेंट पे टीडीएस काटा है कि नहीं काटा। स्टैम्प पेपर चेक कर लिया, स्टैम्प ड्यूटी पेड है नहीं है। ऐसे जितने भी टीओसी टीओडी रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे सारे उसने चेक कर लिए। सर उससे क्या बैलेंस शीट? हाँ बैलेंस शीट रिलेटेड रेंट की सिक्योरिटी डिपॉजिट आ रही थी। रेंट पे जब आप एक अपार्टमेंट भी लेते हो तो सिक्योरिटी देते हो 3 महीने की। दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली मुंबई पुणे में आप ऑफिस लोगे 3-4 महीने की सिक्योरिटी लगती है, बैंगलोर में तो और ज़्यादा लगती है। तो 1.5 लाख की सिक्योरिटी उसने बैलेंस शीट में चेक किया, हाँ यार 1.5 लाख की सिक्योरिटी भी आ रही है। दलेर हो गया खुश। दलेर ने फटाफट से एक्सेल ट्रैकर निकाला, अपना वर्क पेपर बनाया, और इसी तरीके से वो सारे एरियाज क्या करता गया, क्लोज करता गया। हफ्ते बाद दलेर पहुंच गया सीए के अपने ऑफिस। सर मैं जोमेटो गया था, मेरे को जितने एरियाज आपने दिए थे मैं ऑडिट क्लोज करके आया हूँ। सीए साहब ने बिठा लिया उसको, बैठ भाई बता क्या करके आया, निकाल अपना वर्क पेपर। अरे दलेर कहता सर क्या रिव्यू, क्या आप मेरे को डाउट नहीं है, मैं बोथ ग्रुप्स फर्स्ट अटेम्प्ट टू विद ऑल इंडिया रैंक, आप मजाक कर रहे हो यहाँ? अबे मान लिया तू रैंक होल्डर है भाई, बोथ ग्रुप्स फर्स्ट अटेम्प्ट तेरी क्लियर है, रैंक तेरी आई है, रिव्यू तो करवा ले, छोटे छोटे तो एरियाज हैं। सर लो अभी लो ये आप स्क्रीन पे लगाओ एलईडी पे। दलेर बैठा रिव्यू करवाने। सर ने पूछा बेटा क्या सबसे बढ़िया एरिया कौन सा करके है? दलेर ने बोला सर सबसे बढ़िया रेंट की है, रेंट का ऑडिट ज़बरदस्त करके आया हूँ। तो सर ने बोला चल रेंट का ही वर्क पेपर लगा ले। दलेर ने वर्क पेपर खोला, बताया उसमें पूरा, उसने लिखा हुआ था एविडेंस में लीज एग्रीमेंट लिखे हुए थे, रेंट एग्रीमेंट की लीज, रेंट एग्रीमेंट लीज डीड एक ही होता है, कंफ्यूज मत होना, लीज डीड भी बोलते हैं, लीज एग्रीमेंट भी बोलते हैं, रेंट एग्रीमेंट भी बोलते हैं। तो दलेर ने बताया कि सर देखो लीज पीरियड आ रहा है 1 अप्रैल से अपना मार्च तक, इसमें कवर हो रहा है 50,000 यही फाइनेंशियल्स में भी आ रहा है, ये रेंट एग्रीमेंट के अंदर भी आ रहा है, साइन भी करे हुए हैं सर, दोनों का साइंड है सर। 50,000 के 3 महीने की 50,000 के हिसाब से सिक्योरिटी डिपॉजिट है, मैंने पेमेंट भी चेक करी है, ये करी है, और ये हमारी बैलेंस शीट में सिक्योरिटी डिपॉजिट एसेट्स में आ भी रही है। तो ये सारे टीओसी टीओडी दलेर ने क्या किया, चेक करवा दिए सर को। सर ने कहा बेटा दलेर एक बात बता, अबे तू झंडू है क्या? अबे तू झंडू है क्या? तू ये क्या करके आया है? दलेर कह रहा है यार सर सही तो है, क्या दिक्कत क्या है इसमें, सब तो कागज लगा के आया हूँ, पूरी ऑडिट फाइल, पूरी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेरी 100% तो कंप्लीट है, टीओसी टीओडी सब तो करा है। सीए साहब ने कहा बे झंडू आदमी, तू छोड़ ये सब टीओसी टीओडी, तू मुझे एक बात का जवाब दे दे बस, तुझे लगता है जोमेटो का ऐसा ऑफिस जो गुड़गांव की सबसे पोर्स्ट लोकेशन पे है, जो साइबर सिटी में है, जिसके अंदर 500 लोग बैठते हैं, अबे उसका किराया महीने का 50,000 हो सकता है क्या? आर यू सीरियस दलेर? तेरे पीजी का किराया कितना है बॉस? दलेर बोला सर मैं आसीता वधिया पीजी च रहने आ, 22,000 रुपये पर मंथ। उसको बहुत गाली पड़ी, दलेर बहुत पिटा उस दिन। अबे यार तू ठीक है, तू टीओसी टीओडी कराया, एक बार फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रीजनेबलनेस तो चेक कर ले। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिसका तू ऑडिट कर रहा है वे भूतनी के, उसकी रीजनेबलनेस, वो रीजनेबल है या नहीं है?
दलेर ने कहा सर बात आप सही कह रहे हो, माना टीओसी टीओडी सब डॉक्यूमेंट पूरे हैं, बट ये रीजनेबल ही नहीं है। इतने बड़े ऑफिस का किराया 50,000 हो ही नहीं सकता। बट सर एग्रीमेंट है तो मैं क्या करूं? रीजनेबलनेस को चेक कर। कैसे चेक करूं? पिछले साल से चेक कर। हो सकता है ये 50,000 एक यूनिट का किराया हो पिछले साल, इस साल 500 सीटर ऑफिस है, नई यूनिट्स लिए हैं, हो सकता है पिछले साल हो सकता है 5 सीटर हो, इस साल 500 सीटर है, 500 सीटर का 50,000 किराया नहीं हो सकता। पिछले साल से चेक कर। स्विगी का ऑफिस कहाँ है? सर नीचे वाले फ्लोर पे। स्विगी वालों का तू अबे डीलर के पास जाना, जा मत गूगल पे 99 एकड़ पे देख, इंडस्ट्री डेटा देख, इंडस्ट्री में कितना रेंट पे कर रहे हैं 500 सीटर का। गेटिंग माई पॉइंट? अपनी बुद्धि लगा, खुद का असेसमेंट कर। तेरे घर का किराया 22,000 है तो क्या इस ऑफिस का किराया 50,000 हो सकता है? क्या हो सकता है? दलेर का दिमाग चमक गया। दलेर ने कहा यार बात तो सर आप सही कह रहे हो, गलती तो मेरे से हुई है, अब मैं इस गलती को करेक्ट करना चाहता हूँ। तो ठीक है, दलेर को बोला सर ने कोई बात नहीं, एक काम कर, SA 520 की क्लास लगा के कल आइयो। SA 520 क्या कहता है सर? दलेर ने ध्यान से पढ़ा। SA 520 बात करता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स की, कि जब भी आप प्लानिंग कर रहे हो, एग्जीक्यूशन कर रहे हो, कंप्लीशन फेज पे हो, किसी भी फेज पे हो आप ऑडिट के, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का आप ऑडिट कर रहे हो, सबसे पहले उसकी रीजनेबलनेस चेक करो। कैसे करें? एनालिटिकल प्रोसीजर लगाओ। सर वो क्या होते हैं? इवेल्युएट करो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, कैसे? प्लॉजिबल रिलेशनशिप डेवलप करके। जैसे कि सर प्लॉजिबल रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा के अंदर। सर जैसे कि एक होता है फाइनेंशियल डेटा, एक होता है नॉन फाइनेंशियल डेटा। सर फाइनेंशियल डेटा मतलब जहां रुपीज आ रहा है, पूरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहां रुपीज आ रहा है वो क्या है? फाइनेंशियल डेटा। जहां रुपीज नहीं आ रहा वो क्या है? नॉन फाइनेंशियल डेटा। सर एग्जांपल, दोनों में रिश्ता कैसे एस्टेब्लिश करेंगे? तुम मुझे बताओ, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का सैलरी कोस्ट के साथ रिश्ता है या नहीं है? नंबर ऑफ एम्प्लॉय इज 10 नंबर, 20 नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, 30 नंबर, दिस इज नॉन फाइनेंशियल डेटा। पेरोल कोस्ट इज 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। क्या इन दोनों में रिश्ता है? बिल्कुल है सर। जैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ेंगे, पेरोल कोस्ट यानी कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो बढ़ेगी। जैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कम होंगे, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी कि सैलरी वो भी कम होगी। रिश्ता है सर। फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल में रिश्ता है सर। सर रेंट का एग्जांपल, दलेर के एग्जांपल में 5 सीटर ऑफिस 50,000 पर मंथ। 5 सीटर क्या है? नॉन फाइनेंशियल डेटा। 5 नंबर ऑफ सीट्स है, 50,000 पर मंथ क्या है? फाइनेंशियल डेटा। दोनों में रिश्ता है सर। 5 सीटर का 50 सीटर होगा, रेंट 5 लाख का 50 लाख होगा। 5 सीटर का 1 सीटर होगा, रेंट 50,000 का 10,000 हो जाएगा। रिश्ता है सर। सर क्या बिजली के बिल का यूनिट प्रोड्यूस से रिश्ता है? बिल्कुल है। हम एक शिफ्ट में काम कर रहे थे, 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, 8 घंटे फैक्ट्री चलती थी, 10,000 यूनिट मेरे प्रोडक्शन होती थी, सेल्स वेल्स भूल जाओ, प्रोडक्शन 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करते थे 8 घंटे में। आज 30,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं 3 टाइम्स, यानी कि 8, 16, 24 घंटे। मशीन जो हैं वो 24 घंटे चल रही हैं, बिजली 24 घंटे फूक रही है, AC 24 घंटे चल रहे हैं। क्या इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट्स नॉन फाइनेंशियल है? यूनिट्स हैं, रुपीस नहीं है नॉन फाइनेंशियल। इलेक्ट्रिसिटी बिल फाइनेंशियल है, रुपीस में आता है सर। रिश्ता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी रिश्ता है इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट्स कंज्यूम होने से, और मेरी सेल्स का भी हो सकता है। फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा आप कंपेयर करना सीख जाओगे, यू विल बी एबल टू इवेल्यूएट। सर अब ठीक है, हमने सीख लिया नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का रिश्ता है सैलरी कोस्ट से, बिजली का बिल हमने देख लिया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का रिश्ता है यूनिट्स कंज्यूम से, रेंट का रिश्ता है स्क्वायर फीट यानी कि एरिया से। अब अगर मुझे डिफरेंसेस मिलते हैं तो मुझे करना क्या है? इन्वेस्टिगेट करना है। जहां भी आपको डिफरेंसेस मिलते हैं, फ्लक्चुएशंस मिलती हैं,
एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दूसरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से कॉन्ट्राडिक्टरी मिलती है, इन्वेस्टिगेट करो यार। 50,000 किराए में ये 500 सीटर ऑफिस नहीं होना चाहिए था। दलेर ने पूछा जाके, दलेर के दिमाग चमक गया, वो ऐसे 520 पढ़ के आया, उसको लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि यार 500 सीटर ऑफिस है, रेंट इसका 50 लाख पर मंथ है, लेकिन बैंक के थ्रू 50,000 जा रहा है, बाकी 49,50,000 कैश में जा रहा है। पॉसिबल है। फ्रॉड रिस्क है। हो सकता है फ्रॉड, राइट। तो दिस इज व्हाट सीए साहब टोल्ड मिस्टर दलेर कि बॉस, एनालिटिकल प्रोसीजर नाम की एक चिड़िया होती है दुनिया में, जो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा को कंपेयर करके, एनालाइज करके एक एक्सपेक्टेशन डेवलप करते हैं हम। और जब हम एक्चुअल डेटा को उससे कंपेयर करते हैं तो वी सी द डिफरेंसेस। एक्सपेक्टेशन हमारी ये थी कि इस ऑफिस का रेंट कितना होना चाहिए, 50 लाख, एक्चुअल में क्या 50,000। तो ये डिफरेंस है, जो वेरिएंस है, इसको क्या करना है, इन्वेस्टिगेट करना है। यही आपके कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ है, फटाफट से पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 5.1। चलो जी, इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को इवेल्युएट करना है, प्लॉजिबल रिलेशनशिप डेवलप करने हैं फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, एंड अगर कोई डिफरेंस मिलते हैं तो इन्वेस्टिगेट करना है फ्लक्चुएशंस को, इनकंसिस्टेंसीज को और एक्सपेक्टेड वैल्यूज को। रिवीजन लेक्चर है, एक एक लाइन पढ़ाने में नहीं जाऊंगा, सिर्फ कीवर्ड्स हाईलाइट जो हुए हैं वही पढ़ाऊंगा। चलिए सर, thus we can say that analytical procedure may be segregated into following types। सर कितने टाइप के ये प्रोसीजर्स हो सकते हैं? सर क्या मैं प्रायर पीरियड से कंपेयर कर सकता हूं करंट ईयर डेटा को? कर सकते हो, ये भी एनालिटिकल प्रोसीजर का एक टाइप है। सर क्या मैं इंडस्ट्री के कंपेयर कर सकता हूं? इंडस्ट्री से भी कर सकते हो। सर इंडस्ट्री का एग्जांपल, जोमेटो ने सेल्स कमीशन अपने डिलीवरी बॉयज को दिया 5%, या जो भी उनके एम्प्लॉयज थे, डिलीवरी बॉय तो नहीं करते, खैर सेल्स सेलिंग एंड मार्केटिंग के जो लोग थे, जोमेटो ने बोला कि यार इनको 5% में सेल्स पे कमीशन दूंगी। ठीक है सर, अब आपने इंडस्ट्री वाइज दलेर को समझ में आ गया था ऐसे 520, दलेर ने कहा यार क्यों ना स्विगी से कंपेयर किया जाए। उसका दोस्त था, एक बंदा था स्विगी का ऑडिट कर रहा था, उसने पूछा कि पाजी मैनू यह दसो कि स्विगी अपने एम्प्लॉयज़ को सेल्स कमीशन कितनी दे रहा है? उसने, यहाँ तो 30 चल रही है। क्या भाई 30% कमीशन दे रहे हैं? हाँ भाई दे रहे। जोमेटो तो 5 दे रहे। उसका दिमाग फिर चमका दलेर का, उसको फिर समझ में आया कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि बैंक के थ्रू 5% कमीशन जा रही है, बाकी 25% कैश के थ्रू जा रही हो। फ्रॉड रिस्क है। बिल्कुल है, क्योंकि ऐसा नहीं, फिर तो जोमेटो के लोग छोड़ के स्विगी ज्वाइन कर लेंगे। वो क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, ओपन मार्केट है सर। तो क्या है सर, इंडस्ट्री से भी आपको क्या करना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है। प्रायर पीरियड से भी कंपेयर कर सकते हो, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25 को, 26 को, 24 को, 23 को, प्रायर पीरियड और पीरियड्स, मतलब आप 5 साल का डेटा चाहो तो वो भी आप कंपेयर कर सकते हो। सर थर्ड पॉइंट आप कर सकते हो, कंपैरिजन ऑफ क्लाइंट डेटा विद क्लाइंट डिटरमिन्ड एक्सपेक्टेड रिजल्ट, मतलब बजट्स। क्लाइंट का बजट क्या था? भाजी तुसी कितना बजट बनाया सी रेंट दा? 50 लैक्स, एक्चुअल 50,000। कंपेयर करके मिल सकता है पॉइंट? बिल्कुल मिल सकता है। चलो सर, ऑडिटर्स डिटरमिन्ड एक्सपेक्टेड रिजल्ट, ऑडिटर की खुद की असेसमेंट, जैसे अब दलेर ने अपनी असेसमेंट करी होगी, 99 एकड़ पे जाके साइबर सिटी का ऑफिस का रेंट देखा होगा पर सीट, दलेर को समझ में आया होगा सर 40 लाख एवरेज बैठता है, मैंने देखा है, मार्केट वैल्यू उसकी इतनी है। तो ऑडिटर अपने असेसमेंट से भी कंपेयर कर सकता है। एंड सर नॉन फाइनेंशियल डेटा, जैसे कि स्क्वायर फीट, कितने स्क्वायर फीट का ऑफिस है, राइट, और कितना रेंट है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने और सैलरीज कितनी है, दिस इज नॉन फाइनेंशियल डेटा, वी हैव अंडरस्टूड ऑलरेडी। स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, सर सिंपल, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये बाद में पढ़ेंगे, काम करते हैं, पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं सिंस दिस इज रिवीजन। चलिए सर, अब सर पॉइंट ये है कि पर्पस एंड टाइमिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइमिंग वाला पार्ट। सर एनालिटिकल प्रोसीजर्स किस पॉइंट पे आके लगाए जाते हैं? देखो यार प्रैक्टिकली बताऊं, एनालिटिकल प्रोसीजर थ्रू आउट द ऑडिट यूज होते हैं। दलेर जिस दिन पहले दिन ऑफिस गया था ना, उसको सबसे पहला काम पता है क्या करना चाहिए था? उसको सबसे पहला काम करना चाहिए था कि वो प्रायर पीरियड और करंट पीरियड के जो फाइनेंशियल्स हैं, जो उसके उसके एरिया, उसके स्कोप के जो एरियाज हैं, उनको कंपेयर करता। कंपेयर करके उसको पता लग जाता कितनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन किस एरिया में है।
लास्ट ईयर रेंट 40 लाख था, इस साल 50,000 है। 40 लाख 50,000, सब्सटेंशियल डिक्रीज। बिल्कुल दलेर की आंखें वहीं चमक जाती। सर अदर एक्सपेंसेस में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पिछले साल 12 लाख थे, इस साल 36 लैक्स। दलेर को इन्वेस्टिगेट करना पड़ता, 3 शिफ्ट में ऑफिस चल रहा है सर, इसलिए इस वजह से। लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस पिछले साल 10 लाख थे, इस साल 50 लाख है। क्या कुछ नया केस आया है? क्या कुछ लिटिगेशन एंड क्लेम्स के कुछ ज़्यादा इश्यूज हो गए हैं, जो कि 4 लॉ फर्म्स को ये 10 लाख खर्चा था, इस साल 50 लाख है। प्लानिंग करते टाइम ही अगर वो कॉलम बिठाता प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, दिस कॉलम माइनस दिस कॉलम, डिफरेंस आ जाता, डिवाइड करके परसेंटेज में निकालता किस खर्चे में कितना ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, चेंज है, प्लानिंग स्टेज पे ही उसको समझ में आ जाता यार ये रेंट वाला बड़ा रिस्की है। ट्रैवलिंग एंड एक्सपेंस पिछले साल 50,000, इस साल 52,000, कोई फर्क ही नहीं है, लो रिस्क हो जाता है। लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंस 10 लाख से 50 लाख, 5 टाइम्स 500% हाई रिस्क हो जाता है। सैलरीज एंड वेजेस लास्ट ईयर 2 करोड़ की थी, इस साल 2 करोड़ 25 लाख, बहुत ही माइनर चेंज है, लो रिस्क हो जाता है। दलेर को ये प्लानिंग टाइम पे ही कर लेना चाहिए था। तो माय डियर फ्रेंड्स, एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने की टाइमिंग की जहां तक बात है, 3 टाइम पे लगाया जाता है, प्लानिंग के टाइम पे, एग्जीक्यूशन के टाइम पे, कंप्लीशन के टाइम पे। तीनों को डिटेल में नहीं समझाया गया है आपके इसमें, सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग और एग्जीक्यूशन पे ज़्यादा फोकस किया गया है। कंप्लीशन से रिलेटेड एक आध कोई पॉइंट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये 3 फेज में एनालिटिकल प्रोसीजर्स को क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में देखो यार, ज़्यादा फोकस उसका ये है कि प्रैक्टिकली जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हो एनालिटिकल प्रोसीजर्स, तो आपको कैसे अप्लाई करने हैं, राइट। चलो फटाफट से रीड करते हैं सर 5.3 कॉन्सेप्ट। सर पर्पस क्या है? एनालिटिकल प्रोसीजर्स यूज कंपैरिजन रिलेशनशिप टू असेस वेदर अकाउंट बैलेंस इज रीजनेबल। सर रीजनेबलनेस हम चेक कर रहे हैं, वो 50,000 रेंट 500 स्क्वायर फीट ऑफिस का रीजनेबल नहीं है, गलत है सर ये। इसमें कोई फ्रॉड भी हो सकता है और कुछ और इशू भी हो सकता है। अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप्स दैट आर आइडेंटिफाइड में असिस्ट, ऑडिटर को असिस्ट करती हैं इन आइडेंटिफाइंग द रोमम। कुछ ऐसी अनयूजुअल अगर आपको रिलेशनशिप्स मिलती हैं रेंट में और एरिया में, उसके इलेक्ट्रिसिटी में और यूनिट्स उसमें, सेल्स के रेवेन्यू में वर्सेस सेल्स की कमीशन में, क्योंकि सेल्स कमीशन इज ड्राइव्ड ऑल टुगेदर फ्रॉम सेल्स, राइट। आपको पता है कि यार 5 करोड़ की सेल्स है, सेल्स कमीशन है 10%, तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में 5th क्लास की अर्थमेटिकल चलेगी कि यार 1 करोड़ पे 5% दे रहा है तो 50 लाख ही होगा। अगर 15 लाख कमीशन आ रही है, 25 लाख आ रही है, तो देर विल बी अ रीज़न टू इन्वेस्टिगेट। चलिए सर, पर्पस सिंपल, रीजनेबलनेस हमें इंश्योर करनी होती है कि क्या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रीजनेबल है। अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड जो एरियाज हैं, ऑडिटर इज एबल टू आइडेंटिफाई, जिससे उसको रोमम पता लग जाता है बेसिकली, कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है। Thus, it is important to note that AP may help identify the existence of unusual transactions in it. Simple है सर, रीड करना है तो फटाफट रोक के कर लेना, आई विल नॉट स्टॉप, क्योंकि ये क्विक रिवीजन है। टाइमिंग की बात करता है सर, 3 स्टेज है, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कंप्लीशन। प्लानिंग स्टेज पे एज वी डिस्कस्ड कि एक दलेर ने जैसे उसने अप्लाई किए थे बाद में कि बहुत पहले ही प्रायर पीरियड को, पहले ही एनालिटिकल प्रोसीजर्स अप्लाई कर लो, स्टार्ट करने से पहले हमें पहले ही पता लग जाएगा पोटेंशियल रिस्क कहाँ है, उसके हिसाब से वी विल डिज़ाइन आर नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। क्योंकि प्लानिंग स्टेज पे तुम्हें पता है ना यार, हाई रिस्क एरियाज कौन कौन से हैं, रोमम कहाँ कहाँ हाई है, कहाँ कहाँ पोटेंशियल रिस्क है, तो जहाँ जहाँ रिस्क हाई है वहाँ नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट जो आगे जाके लगाओगे, अभी प्लानिंग टाइम पे खड़े हो, ऑडिट प्रोसीजर्स आगे लगाने वाले हो तुम, तो जहां पोटेंशियल रिस्क है, जहां रोमम काफ़ी हाई है, वहां जाकर के अपने ऑडिट प्रोसीजर्स ज़्यादा लगा देना। चलिए सर, एनालिटिकल प्रोसीजर्स इन प्लानिंग द ऑडिट। सिंपल सर, प्लानिंग करते टाइम अंडरस्टैंडिंग तो मिलती है क्लाइंट के बिजनेस की, और आइडेंटिफाई कर पाते हैं हम एरियाज पोटेंशियल रिस्क के। अगर मैं एपी लगा रहा हूँ, एपी मतलब एनालिटिकल प्रोसीजर, प्लानिंग के टाइम पे, तो मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है?
हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं एरियाज ऑफ पोटेंशियल रिस्क, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं क्लाइंट्स का बिजनेस सर, जिससे हम क्या कर पाएंगे, डिटरमिन कर पाएंगे एनटीई ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर्स इन अ बेटर मैनर। ज्यादा रिस्क जहां है वहां ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर, कम रिस्क जहां है वहां कम ऑडिट प्रोसीजर्स। सर नीचे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा के, सच एज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपका नॉन फाइनेंशियल डेटा हो सकता है, स्क्वायर फीट ऑफ सेलिंग, वॉल्यूम ऑफ गुड्स, जो भी रुपीज में नहीं है दैट विल बी कंसीडर्ड एज नॉन फाइनेंशियल डेटा। चलिए सर कॉन्सेप्ट नंबर, अच्छा ये रोक के पढ़ लेना, आई विल, मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि ये दिस इज क्विक रिवीजन। 1 घंटे से पहले मुझे हर अपना स्टैंडर्ड क्लोज करना होता है। अगर आपको लगता है आपको पढ़ना है तो मैं ये हटा देता हूं, आप पॉज करो और इसको रीड कर लो। मेमोरी टेक्निक लास्ट में जाते जाते जरूर दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना, जहां रिक्वायर्ड होगी वहीं दूंगा, फालतू नहीं दूंगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वहां दूंगा। चलिए सर कॉन्सेप्ट नंबर 5.5 सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। सर ये बात कर रहा है एग्जीक्यूशन के पॉइंट ऑफ टाइम की, कि एग्जीक्यूशन टाइम पे एनालिटिकल प्रोसीजर्स कैसे लगाते हैं। सर सिंपल है, मेरे को एक बात बताओ, क्या हर जगह एनालिटिकल प्रोसीजर लगा सकते हैं? मैं तुम्हें एक सिचुएशन देता हूं। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो बहुत सी कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें इन्वेंटरी भी होती है। इन्वेंट्री मुझे परफॉर्म करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यार मुझे SA 501 में बोला गया है कि मैं 31 मार्च को प्रेजेंट हो करके वहाँ इन्वेंट्री काउंट अटेंड करूँ और इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन के ऊपर श्योरिटी लूँ, उस पर मैं कंफर्ट लूँ। सर क्या इसका सब्सटीट्यूट एक एनालिटिकल प्रोसीजर हो सकता है? नहीं हो सकता। जहां जाना पड़ेगा वहां जाना पड़ेगा बॉस। आप नेचर ऑफ एजर्शन तो देखो क्या है, नेचर ऑफ एजर्शन बैलेंस शीट आइटम्स की जनरली क्या होती है, एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, राइट्स एंड ओब्लिगेशंस। आपको किसी एसेट की राइट्स एंड ओब्लिगेशंस चेक करने हैं, आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चेक करना पड़ेगा, एग्जिस्टेंस चेक करनी है, आपको जाकर के देखना पड़ेगा इन्वेंट्री कहाँ रखी है, किसकी, उसकी सिचुएशन क्या है, उसकी कंडीशन क्या है। ये सब एजर्शंस का एनालिटिकल प्रोसीजर इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। जहां सबसे पहले सूटेबिलिटी हमें क्या है देखनी है, जहां सूटेबल हो। अब रेंट है सर, रेंट में क्या है ना, रेंट सिंपल है, मुझे पता है कि यार इस ऑफिस का रेंट है 5 लाख रुपए, रीजनेबल लग रहा है सर। अब मैं 5 लाख इंटू 12 करूंगा, 60 लाख रुपए मेरे निकल के आ जाएगा। 60 लाख मैं फाइनेंशियल्स में चेक कर लूंगा, मेरा क्लियर हो जाएगा पूरा, मेरे ऑडिट प्रोसीजर हो गए सर। मैं एविडेंस के लिए रेंट एग्रीमेंट उठा के रख लूंगा, ठीक है, चल जाएगा मेरा काम। ज्यादा से ज्यादा उसकी सिक्योरिटी चेक करूंगा 3 महीने की, क्या वो बैलेंस शीट के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है। बट क्या इन्वेंट्री में मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं? ऐसा कुछ नहीं कर सकता। इन्वेंट्री इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। तो वी हैव टू सी सूटेबिलिटी कि एपी लगाना कहां कहां सूटेबल है। जहां सूटेबल है वहां लगाएंगे, जहां सूटेबल नहीं है वहां नहीं लगाएंगे। सर जनरली कहां सूटेबल होता है? जनरली P&L आइटम्स में ज्यादा सूटेबल होता है, बैलेंस शीट आइटम्स में कम सूटेबल होता है। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि एनालिटिकल प्रोसीजर इज ऑल अबाउट कंपैरिजंस। प्रायर पीरियड से कंपेयर करता हूं, इंडस्ट्री के डेटा से कंपेयर करता हूं, अपनी एक्सपेक्टेशन से कंपेयर करता हूं, क्लाइंट के बजट से कंपेयर करता हूं, नॉन फाइनेंशियल डेटा से कंपेयर करता हूं। अब जब आप कंपेयर करते हो ना तो आपको एक टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बैलेंस शीट में क्या हो रहा है ना, आप सोचो एसेट्स हैं ड्यूरिंग द पीरियड। पहली बात तो एसेट्स के अंदर अब 20 साल पुरानी कोई एसेट होगी, 20 साल पुरानी एसेट्स चल रही हैं। इस साल हमने 15 एसेट्स और खरीदी, 25 बेची, तो क्लोजिंग बैलेंस निकल के आया। अब मैं इसको किसी इंडस्ट्री की डेटा से कंपेयर नहीं कर पाऊंगा, ना ही प्रायर पीरियड से कर पाऊंगा। लेकिन अगर मुझे रेंट एक्सपेंडिचर देखना है, वो एक ही पीरियड का है, पिछले साल रेंट कितना था, इस साल कितना है, वो एक पीरियड जो है ना उसमें वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसीलिए बोलते हैं कि यार अब मैं रेवेन्यू में देख सकता हूँ ना कि यार रेवेन्यू का ट्रेंड क्या जा रहा है। लास्ट ईयर रेवेन्यू 1 लाख था, इस साल 2 लाख है, अगले साल 3 लाख है। क्योंकि कुछ इसमें सेट ऑफ वाला नहीं है। फिक्स एसेट्स में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में सेट ऑफ होता है। बोरोइंग्स हैं सर, 15 साल पुराने लोन चल रहे थे, पिछले साल हमने 15 साल पुराने लोन थे, इस साल हमने 5 लोन और ले लिए, पिछले 10 रीपे कर दिए, अब क्लोजिंग बैलेंस है। इसको कंपेयर मैं किससे करूं? जोमेटो के लोन से तो कंपेयर कर नहीं सकता, इसको स्विगी के लोन से कर नहीं सकता।
क्या करूंगा, नहीं कर सकता। इसीलिए हाईली रिकमेंडेड फॉर क्या है, इनकम स्टेटमेंट यानी कि P&L आइटम्स के लिए। तो सबसे पहले देखना क्या है, सूटेबल कहाँ है। फिर से बोल रहा हूं, एनालिटिकल प्रोसीजर 3 स्टेजेस पे लगाया जाता है। टाइमिंग की बात करें तो 3 टाइम पे लगाया जाता है, प्लानिंग के टाइम पे, एग्जीक्यूशन के टाइम पे एंड कंप्लीशन के टाइम पे। प्लानिंग के टाइम पे वी ऑलरेडी अंडरस्टूड कि कैसे लगाना है, फ़ायदा क्या होगा उसका, पोटेंशियल रोमम मिल जाएगा हमें, आइडेंटिफाई हो जाएंगे पोटेंशियल रिस्क, क्लाइंट के बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, और आगे के हम जो ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं उनका NTE हम अच्छे से डिज़ाइन कर पाएंगे। बट एग्जीक्यूशन स्टेज पे बात क्या आ रही है कि आप कैसे लगाओगे। अंधों की तरह हर जगह नहीं लगाना। अब दलेर जैसा आदमी ना अंधों की तरह बैलेंस शीट में लगाने बैठ जाएगा, बट नहीं लगाना। सूटेबिलिटी चेक करो, सूटेबिलिटी चेक करो, ओके दीज आर द एरियाज जहां पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद क्या इंप्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, नॉन फाइनेंशियल डेटा का, दोनों कंपेयर करोगे, राइट। इंडस्ट्री की डेटा से कंपेयर करोगे, प्रीवियस ईयर के डेटा से कंपेयर करोगे, क्लाइंट के बजट के डेटा से। डेटा तो सर आप कर रहे हो, लेकिन डेटा भी तो होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट सूटेबिलिटी चेक करी, सूटेबल एरिया होना चाहिए सर, सूटेबल एजर्शन होनी चाहिए सर। दूसरा डेटा होना चाहिए, रिलायबल डेटा। अगर डेटा रिलायबल नहीं है तो कैसे करेंगे। अगर डेटा ही नहीं है रिलायबल तो एपी परफॉर्म करने का कोई फायदा नहीं, रिजल्ट गलत ही आएंगे क्योंकि आपका डेटा गलत है। इट इज जस्ट लाइक फटे हुए दूध से दोबारा दही जमाना। अबे दूध खराब है, फेंको, काम का नहीं है। इनपुट गलत दोगे तो आउटपुट गलत ही आएगी, राइट। हालांकि एग्जांपल काफी गंदा था, बट चलो। थर्ड पॉइंट, आपने सूटेबल एरिया देखा, आपने रिलायबल डेटा देखा, सर एरिया सूटेबल है, करेक्ट है, ठीक है, डन है। डेटा भी सर रिलायबल है, करेक्ट है, ठीक है, डन है। थर्ड, उसके बेस पे क्या करनी है, एक एक्सपेक्टेशन डेवलप करनी है कि 500 स्क्वायर फीट ऑफिस है सर, ये 500 सीटर, ये क्या है, नॉन फाइनेंशियल डेटा है। एक्सपेक्टेशन क्या है कि सर मार्केट में रेंट चल रहा है 10,000 पर सीट, 500 स्क्वायर फीट ऑफिस मतलब 50 लाख की मेरी ये एक्सपेक्टेशन है। एक्चुअल रेंट अभी नहीं आया, एक्सपेक्टेशन है 50 लाख की। थर्ड पॉइंट में क्या करें, डेवलप करो अपनी एक्सपेक्टेशन। पिछले साल एक शिफ्ट में फैक्ट्री चलती थी, 10 लाख रुपए बिजली का बिल आता था, इलेक्ट्रिसिटी बिल। इस साल 3 शिफ्ट में चल रही है 8-8 घंटे की, 3 टाइम्स कंजम्पशन बढ़ गई है। सर ये क्या इसका इंपैक्ट आएगा यार। ये क्या कर रहे हो, एक्सपेक्टेशन। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो बिजली का बिल भी 3 गुना हो गया होगा। गेटिंग माई पॉइंट। डेवलप एन एक्सपेक्टेशन, देन एक्सपेक्टेशन जब आपकी डेवलप हो जाएगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, उसके अंदर आ रही है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, दोनों को कंपेयर करो और डिफरेंस निकालो। डिफरेंस निकाल लिया तो उसके बाद अगर सही है तो आगे बढ़ जाओ, वर्क पेपर कंप्लीट करो, अपने एग्जाम की तैयारी करो, फाइनल की। दलेर ने भी यही किया था। लेकिन अगर डिफरेंस आ गया तो क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट। डिफरेंस आ गया तो कोई भी डिफरेंस, इनकंसिस्टेंसी, फ्लक्चुएशन, क्या करना है, इन्वेस्टिगेट। सर बहुत डिटेल में समझा रहा हूं मैं रिवीजन के टाइम पे भी, बट फटाफट से इसको रीड करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 5.5, सर अंधों की तरह एपी नहीं लगाते। एनालिटिकल प्रोसीजर को मैं एपी ही बोलता हूं। अंधों की तरह एपी नहीं लगाते, पहले सूटेबिलिटी चेक करते हैं। सूटेबिलिटी, क्या वो पर्टिकुलर गिवन एजर्शंस के लिए सूटेबल भी है। डेटा की रिलायबिलिटी चेक करते हैं, क्या रिलायबल डेटा भी है। सर रिलायबल डेटा कौन सा होता है, आगे ये सॉरी दिस विल बी कमिंग कॉन्सेप्ट, ये डिटेल में आगे बताया गया है, नीचे आपको पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। इसमें सिर्फ इतना बता देता हूं कि डेटा की रिलायबिलिटी को इवेल्युएट करने के लिए फ्रॉम विच ऑडिटर्स एक्सपेक्टेशन ऑफ रिकॉर्डेड इज डेवलप्ड, टेकिंग अकाउंट ऑफ सोर्स, डेटा का सोर्स आपने ऐसे 500 पढ़ा होगा। अगर इंडिपेंडेंट सोर्स से डेटा आया तो रिलायबल है, अगर डिपेंडेंट यानी कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आया है तो कम रिलायबल है। लेकिन अगर अंदर का ही डेटा है और अंदर इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छे काम कर रहे हैं तो वो डेटा भी क्या हो जाता है, रिलायबल। सर कंपेरेबिलिटी, कंपेरेबल होना चाहिए। टाटा मोटर का हुंडई से कोई कंपैरिजन नहीं है, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होता है, एप्पल टू ऑरेंज नहीं होता, राइट। नेचर एंड रेलिवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन
अवेलेबल एंड कंट्रोल्स ओवर प्रिपरेशन, ये कॉन्सेप्ट हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर से इस पे आते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 5.5 क्या कह रहा है कि सर एपी लगाने का तरीका है। बिलो आर द स्टेप्स, फोकस ऑन सीक्वेंस, सूटेबिलिटी चेक करी, डन है सर, डेटा रिलायबल मिल गया, डन है सर, मिल गया। अब उसके बेस पे डेटा जो आपको मिला है, सोर्स सब चेक करने के बाद एक्सपेक्टेशन डेवलप करो। एक्सपेक्टेशन में क्या कह रहा है सर, डेवलप एन एक्सपेक्टेशन ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट्स और रेशियोज एंड इवेल्युएट वेदर द एक्सपेक्टेशन इज सफिशिएंटली प्रिसाइज टू आइडेंटिफाई द मिसस्टेटमेंट। एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अब रेंट के केस में उसकी एक्सपेक्टेशन जो थी वो 100% मिस स्टेटमेंट की तरफ इशारा कर रही थी। 50 लाख वर्सेस 50,000 था, 100% मिस स्टेटमेंट थी ये। ऐसा हो ही नहीं सकता, उस प्रॉपर्टी का किराया 50,000 नहीं हो सकता, 50 लाख ही है। मिस स्टेटमेंट का चांस है, बिल्कुल है सर। अब डिफरेंस अगर आ गया तो उसको क्या करना है, फोर्थ पॉइंट में इन्वेस्टिगेट, डिटरमिन द अमाउंट ऑफ एनी डिफरेंस ऑफ द रिकॉर्डेड अमाउंट, उसको क्या करना है, इन्वेस्टिगेट। फटाफट से अगर कोई रीड करना चाहता है, मैं क्लास में पूरा रीड करवाता हूँ, ज़बरदस्ती करवाता हूँ और लिखवाता भी हूँ, मेमोरी टेक्निक्स की प्रैक्टिस भी करवाता हूँ, बट यहाँ मैं कुछ नहीं करूँगा, क्विक रिवीजन है। जिसको करना है फटाफट से रोक के रीड करे और हम बढ़ रहे हैं आगे। चलिए सर, कॉन्सेप्ट नंबर 5.6, द ऑडिटर शुड कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स फॉर सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। सर अगेन ऊपर क्या था, एक सीक्वेंस दिया गया था। ये कॉन्सेप्ट नंबर 5.6 कह रहा है कि यार भाई अंधों की तरह नहीं लगाना, अंधों की तरह एपी नहीं लगाने, हर जगह लगाने बैठ गए, इधर भी उधर भी उधर भी इधर भी। पहले कुछ फैक्टर्स को देख लो। फैक्टर्स मतलब क्या डेटा अवेलेबल है, ये सेम पॉइंट है। देखो थोड़ा थोड़ा आपको मिलता जुलता कॉन्सेप्ट मिलेगा। ऊपर एक फ्लो की बात हो रही है कि एपी लगाने के 4 स्टेप्स क्या हैं। एपी लगाने के 4 स्टेप्स क्या है, सूटेबिलिटी चेक करेंगे सर, डेटा की रिलायबिलिटी चेक करेंगे, एक्सपेक्टेशन डेवलप करेंगे, डिफरेंस आएगा तो इन्वेस्टिगेट करेंगे। ये स्टेप्स हैं, ये फैक्टर्स हैं कि क्या एपी लगाना भी चाहिए, क्या एपी लगाना भी चाहिए। किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि हाँ अब मुझे एपी लगाना चाहिए, वो ये डेटा अवेलेबल होना चाहिए। ये पॉइंट सेम लास्ट कॉन्सेप्ट में भी था। डिसएग्रीगेशन, सेग्रीगेशन, एग्रीगेशन का उल्टा क्या होता है, डिसएग्रीगेशन। सर एग्रीगेट का मतलब होता है मिलाना, डिसएग्रीगेट का मतलब होता है अलग अलग करना, सेग्रीगेट करना। जैसे कि सर आपको मारुति का ऑडिट करने को मिला, आप मारुति की गाड़ी की कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स प्राइस को कंपेयर कर रहे हो टाटा मोटर की कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स प्राइस से, कि बनता कितना है, क्या जीपी रेशियो कर रहे हो, मोटा मोटा जीपी रेशियो चेक कर रहे हो। अब डिसएग्रीगेशन कॉन्सेप्ट कहां आता है, आप मारुति को, हुंडई को, होंडा को टाटा मोटर से कंपेयर नहीं कर सकते। सर क्यों, क्योंकि वो उसका टाटा मोटर का जो आपको डेटा मिलेगा वो कंसोलिडेटेड, वो एग्रीगेटेड मिलेगा। टाटा मोटर के अंदर आपकी ट्रक्स भी आते हैं, आपकी बसेस भी आती हैं, आपकी टैंक्स भी आते हैं, और आपकी टाटा नेक्सॉन आती है, जो कमर्शियल व्हीकल है वो भी आते हैं, टाटा एस भी आती है। बट हुंडई के केस में ऐसा नहीं है, मारुति के केस में ऐसा नहीं है, होंडा के केस में ऐसा नहीं है। होंडा के केस में 2 व्हीलर भी आता है, राइट। तो कंपेरेबल और डिसएग्रीगेशन, ये सब पॉइंट्स क्या, आपको एप्पल टू एप्पल जो है ना वो कंपेयर करना पड़ता है हमेशा। तो अगर आपके पास डिसएग्रीगेशन हो सकती है, अगर मारुति का डेटा कंपेयर करने के लिए मेरे पास टाटा मोटर का डेटा है, और मैं अगर उसमें से टाटा के जितने भी कमर्शियल सेगमेंट्स हैं, टाटा से ट्रक्स और बस और वट एवर इट इज़ हटा के सिर्फ टाटा की जो पर्सनल कार्स हैं उसको डिसएग्रीगेट करके निकाल सकता हूँ, तब तो मुझे इंडस्ट्री से कंपेयर करना चाहिए। अदरवाइज मुझे एपी नहीं लगाने चाहिए, और स्पेसिफिकली ये इंडस्ट्री से कंपेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो मेरे पास कंपैरिजन के लिए डिसएग्रीगेटेड डेटा ही नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट। टाटा वर्सेस मारुति आपको याद रहेगा, जोमेटो वर्सेस स्विगी भी इसको एग्जांपल ले सकते हो। जोमेटो के फाइनेंशियल्स में आपको देखने को मिलेगा, जोमेटो जो फूड डिलीवरी करता है वो मिलेगा, प्लस में ग्रोसरी वाला ब्लिंकिट मिलेगा, जोमेटो का ब्रांड है, प्लस में पेटीएम पे जो डिस्ट्रिक्ट ऐप आजकल ऐड आ रही है, वो मूवी की टिकट बुक होती है, वो भी मिलेगा, सब मिलेगा। बट स्विगी में ये नहीं मिलेगा। अगर आप डिसएग्रीगेट कर सकते हो तब आप ये डेटा यूज कर सकते हो, जोमेटो वर्सेस स्विगी। जोमेटो में से अगर आप डिस्ट्रिक्ट हटा दो, ब्लिंकिट हटा दो, ओनली जोमेटो फूड डिलीवरी का डेटा उठा लो,
उधर से स्विगी का ओनली फूड डिलीवरी का डेटा उठा लो, देन यू कैन अप्लाई एनालिटिकल प्रोसीजर्स, जो पॉइंट बोलता था इंडस्ट्री के डेटा से कंपेयर करना, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। तो पहला पॉइंट क्या कर रहा है, क्या डेटा अवेलेबल है, क्या डिसएग्रीगेशन पॉसिबल है, क्या वो प्रिडिक्टेबल है, क्योंकि हमने क्या करनी है, एक्सपेक्टेशन डेवलप, ऊपर वाले स्टेप पे पढ़ा ना, सूटेबिलिटी चेक करो, रिलायबिलिटी ऑफ डेटा चेक करो एंड एक्सपेक्टेशन डेवलप करो। एक्सपेक्टेशन तभी होगी जब डेटा प्रिडिक्टेबल होगा। अगर डेटा के अंदर प्रिडिक्टेबिलिटी ही नहीं है, इन्वेंट्री पड़ी है यार वेयर हाउस में, क्या प्रिडिक्ट कर लोगे, क्या हो सकती है उसकी कंडीशन, मुझे क्या पता यार क्या हो सकती है भाई, कोई ट्रेंड से थोड़ी चल रही है। इतना मुझे पता है, रेवेन्यू बढ़ता है ट्रेंड से तो कॉस्ट बढ़ती है ट्रेंड से, सैलरी बढ़ती है ट्रेंड से, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ते हैं ट्रेंड से, ये सब मैं कर सकता हूं। बट इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन मैं घर बैठ के यहाँ पे लैपटॉप पे नहीं कर सकता बॉस। तो क्या है, डेटा प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, राइट। और वो कब होता है, व्हेन रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल डेटा एंड आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यू नो, इफ इट एग्जिस्ट। फोर्थ इज नेचर ऑफ assertion. Sir, substantive AP are more relevant for and appropriate in providing evidence for some assertions, जैसे कि completeness and valuation than for others, यानी कि existence and right। अभी एग्जाम्पल हम 4 बार पढ़ के आए। Source is also one of the factor which we need to consider. Sir, some class of transactions tend to be more predictable because they consist of numerous and similar type of transactions. अब रूटीन नेचर के ट्रांजैक्शन है वो प्रेडिक्टेबल होती है। रेंट इज रूटीन नेचर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस रूटीन नेचर, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस रूटीन नेचर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड रूटीन नेचर, प्रोक्योरमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स नॉट अ रूटीन नेचर, लोन लेना, डिवेंचर्स इशू करना नॉट अ रूटीन नेचर, लिटिगेशन एंड प्रोफेशनल एक्सपेंस नॉट अ रूटीन नेचर। गेटिंग माई पॉइंट, जहाँ रूटीन नेचर है वहाँ अप्लाई हो सकता है, अदरवाइज जनरली अप्लाई नहीं हो पाता। Whereas the transactions recorded by non-routine and estimation scores are often subject to management judgment and therefore more difficult to predict. Read कर लेना फटाफट से, and since this is an important concept number 5.6, मैं आपको एंड में जाके इसकी मेमोरी टेक्निक भी देने वाला हूँ, डो नॉट वरी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 7th पॉइंट भी है, पढ़ लो फटाफट से, देन आगे बढ़ते हैं। फटाफट से पढ़िए, देन वी विल मूव अहेड। चलें आगे। चलिए सर, आई होप आपने सारे के सारे पॉइंट पढ़ लिए हैं। 7th पॉइंट भी सिंपल है, कुछ खास नहीं है। कॉन्सेप्ट नंबर 5.7, सर टेक्निक्स अवेलेबल एज SAP, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने की कुछ टेक्निक्स भी हैं अवेलेबल, जो कि 4 टेक्निक्स हैं। सबसे पहली टेक्निक है ट्रेंड एनालिसिस। सर ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है, जब हम प्रीवियस ईयर के डेटा को करंट ईयर के डेटा से कंपेयर करते हैं, प्रीवियस ईयर्स के डेटा को, पिछले 5 साल के डेटा को हम ले करके एक ट्रेंड बनाते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं करंट ईयर डेटा, तो दिस इज कॉल्ड एज ट्रेंड। जैसे कि 5 साल से रेवेन्यू ग्रोथ रेट मेरी 15% से चल रही है, तो दिस इज अ ट्रेंड, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रेंड एनालिसिस। जब हम प्रीवियस ईयर्स के डेटाज को लेकर के ट्रेंड को एनालाइज करके करंट ईयर के डेटा को एक्सपेक्टेशन डेवलप करते हैं, देन एक्चुअल से कंपेयर करते हैं, दिस इज नोन एज ट्रेंड एनालिसिस। सिंपल है सर, रेशियो एनालिसिस करवाऊंगा, रीड भी, टेंशन ना लो। कभी कभी क्या होता है, कुछ बैलेंस शीट की आइटम इंडिविजुअली प्रिडिक्ट कर रही, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। अब जैसे ट्रेड रिसीवेबल है, आप बैठे एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने, आपने देखा कि यार ट्रेड रिसीवेबल करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर किया, 3 टाइम्स का डिफरेंस, 3 गुना। आप कहोगे यार ये 3 गुना क्यों हो गया, बट यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड ट्रेड रिसीवेबल का डायरेक्ट रिलेशन किससे, सेल्स के साथ है। रेवेन्यू बढ़ेगा तो उधार भी बढ़ेगी बॉस, आपका काम है उधार पे दे के काम करना। लोग 90 डेज का आप क्रेडिट पीरियड देते हो तो वो आपको 90 डेज में पेमेंट कर देते हैं। अब पॉइंट इज कि अगर आप सेल्स अपनी 3 गुना कर रहे हो तो ट्रेड रिसीवेबल भी तो ऑलरेडी 3 गुना होगा ही होगा, उसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती। तो पॉइंट इज कि ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है,
आइटम टू आइटम कंपेयर करना। रेशियो एनालिसिस में आप आइटम टू आइटम नहीं कर रहे, रेशो टू रेशो कर रहे हो। यानी कि सेल्स टू ट्रेड रिसीवेबल का एक रेशो निकाला कि मेरी 100 अगर सेल होती है तो 30 मेरा उधार खड़ा होता है, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल। अब मेरा पॉइंट 30 पे आ गया। इस साल का जो मेरा ट्रेड रिसीवेबल टू रेवेन्यू रेशियो 0.30 है। अब मैं लास्ट ईयर का चेक करूंगा, क्या लास्ट ईयर भी ये रेशियो 0.30 था, पिछले 5 साल पहले ये 0.40 था, उससे पहले ये 0.80 था। तो मतलब धीरे धीरे मेरे उधार वाले कस्टमर कम हो रहे हैं, रिस्क कम है यहाँ पे। इसी तरीके से आप स्विगी का भी कंपेयर कर सकते हो कि स्विगी का यार ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स का जो रेशियो 0.30 है, 0.40 है, 0.50 है, 0.20 है, वट एवर इट इज़, राइट। तो जहाँ जहाँ इंडिविजुअल आइटम ऑफ बैलेंस शीट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट, वहाँ हम क्या करते हैं, रेशियो का यूज़ करते हैं। सर रेशियोज के एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। रीजनेबल टेस्ट इज़ नथिंग वट वी हैव डिस्कस्ड टिल येट, जिसमें हम नॉन फाइनेंशियल डेटा को यूज़ करते हैं एंड उसके बेस पे एक एक्सपेक्टेशन डेवलप करते हैं, देन उसको कंपेयर करते हैं, अगर कोई डिफरेंसेस आते हैं तो उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। दिस इज़ नोन एज रीजनेबलनेस टेस्ट। इसके बाद सर स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। सर स्ट्रक्चरल मॉडलिंग भी क्या होता है, when we use financial and non-financial data and we put additional statistical tools, right। लीनियर रिग्रेशन में एक आपको एक प्रिडिक्ट कर पाते हो कि करंट ईयर का क्या होना चाहिए। स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज किए जाते हैं यूजिंग डेटा। क्या होता है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल ही होता है, डेटा कुछ अलग नहीं है, डेटा फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल यूज होगा, बट स्टैटिस्टिकल टूल्स की मदद से विल गेट अ प्रेडिक्शन इन द सिस्टम। उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। फटाफट से रीड करेंगे बिकॉज इट्स अ रिविजन क्लास। मैं रीड करवाना नहीं चाहता, बट चलो सिर्फ की हाईलाइट्स। सर ट्रेंड एनालिसिस, कंपैरिजन ऑफ करंट डेटा विद द प्रायर पीरियड बैलेंस, वेदर बैलेंस मूव्स इन लाइन विद द ट्रेंड, एनालाइज करेंगे। उसके बाद अकाउंट की फ्लक्चुएशंस, सैलरी एक्सपेंस इज वन ऑफ द एग्जांपल, रीड कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, रेशियो एनालिसिस इज यूजफुल। क्या सर, एनालिसिस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर का। सर अब होता क्या है, रिलेशनशिप अब सिंपल देखो यार, ओ गिव मी अ सेकंड यार। चलिए सर, आईपैड की चार्जिंग खत्म हो गई थी। तो क्या कह रहे हैं, रेशियो एनालिसिस इज यूजफुल फॉर एनालाइजिंग assets and liabilities accounts as well as revenue and expense accounts. When an individual account balance sheet account is difficult to predict on its own, जो हमने डिस्कस किया, इंडिविजुअल अकाउंट इज हाईली डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट बट इट्स रिलेशनशिप टू अदर अकाउंट इज ऑफन मोर प्रिडिक्टेबल, जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल और सेल्स, राइट। रेशियोज कैन ऑल्सो बी कंपेयर्ड ओवर टाइम टू टाइम और विद इंडस्ट्री एज वेल। अब 0.30 आपका रेशियो निकल के आ गया, तो आप इसको स्विगी के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, इंडस्ट्री की सेम टाइप की एंटिटी के साथ भी कर सकते हो, एंड प्रायर पीरियड के साथ भी कर सकते हो। कुछ रेशियोज के एग्जांपल दिए हैं, फटाफट से रीड कर लेना। रीजनेबलनेस टेस्ट, अनलाइक ट्रेंड एनालिसिस दिस एनालिटिकल प्रोसीजर डज नॉट रिलाई ऑन इवेंट्स ऑफ प्रायर पीरियड बट अपॉन नॉन फाइनेंशियल डेटा। सर नॉन फाइनेंशियल डेटा पे हम मास्टरी कर चुके हैं, वी नो, जैसे कि ऑक्यूपेंसी रेट्स हो गए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हो गए, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हो गए, स्क्वायर फीट ऑफ एरिया हो गया। दिस इज़ नॉन फाइनेंशियल डेटा। एंड जो आपका फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, रुपीज़ में होती है, डॉलर्स में होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। चलिए सर, दीज टेस्ट आर जनरली मोर एप्लीकेबल टू द इनकम स्टेटमेंट्स एंड सर्टन अक्रूवल। मोटा मोटा क्या कह रहा है कि बस इनकम स्टेटमेंट पे जनरली लगाए जाते हैं, बैलेंस शीट पे जनरली लगाना मुश्किल होता है। These tests are made by reviewing the relationship of certain account balances to other balances with सिंपल है सर, रीड कर लेना, जो हमने पढ़ा है भी वही है, कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। देन स्ट्रक्चरल मॉडलिंग, अ मॉडलिंग टूल कंस्ट्रक्ट अ स्ट्रक्चरल मॉडल फ्रॉम फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा ऑफ प्रायर अकाउंटिंग पीरियड टू प्रिडिक्ट करंट अकाउंट बैलेंसेस। सिंपल है सर, वही जो हमने पढ़ा था। नाउ कॉन्सेप्ट नंबर 5.8 सर, लास्ट जो है बात करता है रिलायबिलिटी ऑफ डेटा की। सर इसको आप लिंक कर सकते हो स्टैंडर्ड एसए 500 पे, जहां हम बात करते हैं रेलिवेंट रिलायबल ऑडिट एविडेंस। सर मोटा मोटा वहां से निकल के आएगा पॉइंट। सर क्या कह रहा है, रिलायबल डेटा क्या होगा क्या नहीं होगा, इट डिपेंड्स ऑन इट्स सोर्स पे, नेचर पे, और वो किस सर्कमस्टांसेस में क्या किया गया है, एक्सट्रैक्ट किया गया है। सोर्स, नेचर एंड सर्कमस्टांसेस। सर अकॉर्डिंगली, सोर्स का मतलब
वो मोर रिलायबल होगा जब इंडिपेंडेंट सोर्स से मिले। दिस इज़ व्हाट वी डिस्कस। बट अगर इंटरनल डेटा भी है, अगर उस पर इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे लगे हुए तो उसको भी मैं रिलायबल मान सकता हूँ। कंपेरेबिलिटी, अभी पेंसिल की बैटरी गई, चलो फटाफट से पढ़ते हैं। कंपेरेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल। सर ब्रॉड इंडस्ट्री डेटा मे नीड टू बी सप्लीमेंटेड टू बी कंपेरेबल। सर कंपेरेबल होना चाहिए। ब्रॉड इंडस्ट्री डेटा मतलब जैसे कि टाटा मोटर का डेटा, वो ब्रॉड इंडस्ट्री डेटा है, उसके अंदर टाटा मोटर की नेक्सोन वाली सेगमेंट भी है, हैरियर, पंच, ये भी है, प्लस में टाटा की बसेस आती हैं वो भी हैं, टाटा के ट्रक्स आते हैं वो भी है, टाटा के आर्मी वाले व्हीकल भी हैं, वो सब टाटा मोटर है, राइट। तो कंपेरेबल डेटा होना चाहिए। वो कंपेरेबल है तो रिलायबल है। बट अगर अनकंपेरेबल है, टाटा मोटर का डेटा उठा लिया, हुंडई से कंपेयर करने बैठ गए, दिस इज नॉट, वी कैनॉट से कि दिस इज रिलायबल डेटा। चलिए सर, नेचर एंड रेलिवेंस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल, वेदर बजट्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड एज रिजल्ट ऑफ एक्सपेक्टेड रादर देन गोल्स टू बी अचीव्ड। ये तुम्हारे लिए है। आईसीआई ने ये पॉइंट किसके लिए लिखा है? तुम्हारे लिए लिखा है। अभी तुम यही करते हो जीवन में गलती। कह रहा है रिलायबल डेटा वो होता है जो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बनाया हो। तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस में और तुम्हारे गोल्स में बहुत डिफरेंस होता है। तुम 5 घंटे पढ़ रहे हो, एक्सपेक्टेड है कि तुम यार अगले महीने इंप्रूव करना चाहो तो 7 पढ़ लोगे, 6 पढ़ लोगे, 7.5 पढ़ लोगे। तुम 4 घंटे की सीटिंग तुमसे ना हो रही जीवन में, तुम बजट और एक्सपेक्टेशन रख रहे हो 14 घंटे की। अब यहां रिलायबिलिटी का इश्यू है बॉस। लाइन बड़ी सिंपल है और बड़ी प्यारी है। कह रहा है वेदर बजट्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड एज अ रिजल्ट टू बी एक्सपेक्टेड रेदर देन द गोल्स टू बी अचीव्ड। तुम्हारा गोल है 14 घंटे पढ़ना, एक्चुअल में तुम पढ़ रहे हो 4 घंटे। तुमने गोल किसका बना रखे हैं? 14 घंटे का। अब ये ऐसा गोल है तो भाई मैं कंपेयर नहीं करूंगा यार, तुम बेवकूफ हो। मतलब एक्सपेक्टेड क्या है? एक्सपेक्टेड ये है 4 पढ़ रहे हो, कल 6 पढ़ सकते हो, परसों 6.5 पढ़ सकते हो, फिर 7 पढ़ सकते हो, फिर 8 पढ़ सकते हो, फिर 2 महीने बाद तुम उसको बढ़ा के 9 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, फाइनल तक तुम 12 कर सकते हो। 4 से 14 नहीं होता। 4 में और 14 में बहुत फर्क है। एक्सपेक्टेशन अलग होती है, गोल्स विशेष अलग होते हैं, राइट। तो बजट वर्सेस, आप देखोगे नेचर एंड रेलिवेंस के पॉइंट में बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए लाइफ लेसन है। बजट में और एक्सपेक्टेशन में और गोल्स में बड़ा फर्क होता है। बजट्स बनाए जाने चाहिए एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, गोल्स के हिसाब से नहीं बनाए जाने चाहिए। गोल तो मेरा पता नहीं क्या है, मैं अपना बजट उसके हिसाब से थोड़ी बना लूंगा। चलो जी, कंट्रोल्स ओवर प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आर डिजाइन टू इंश्योर। अगर कंट्रोल्स अच्छे हैं तो बहुत रिलायबल है, नहीं तो नहीं है। सिंपल सा 4 पॉइंट है, रीड करो फटाफट से, पूरा कॉन्सेप्ट आपका कवर्ड है। ऑडिटर में कंसीडर टेस्टिंग, वो टेस्ट कर सकता है कुछ कंट्रोल्स के यार चाहे तो। अगर कंट्रोल्स सारे इफेक्टिव हैं तो ऑडिटर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ऑडिटर विल हैव ग्रेटर कॉन्फिडेंस, देयरफॉर इन बेटर एनालिटिकल प्रोसीजर के रिजल्ट आएंगे। नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं 1 2 3 4 5, वही सारे वही एग्जांपल्स हैं जो हमने पढ़ लिए हैं ऑलरेडी। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, मुझे आपको देनी है एक मेमोरी टेक्निक विच रिलेट्स टू दिस एंटायर चैप्टर। 7 मिनट रहे, 7 मिनट में इसको पूरे स्टैंडर्ड को पैक करवा रहा हूँ। जो बच्चा लास्ट तक पहुँच गया है, जो बच्चा लास्ट तक पहुंच गया है 50 समथिंग मिनट्स पे, उसके लिए गारंटी है वो ऐसे नहीं भूलेगा। स्टोरी एंड पैकिंग एंड मेमोरी टेक्निक तीनों चल रही है, ध्यान से सुनो। सर पूरा एसए 520 क्या बात करता है? पूरा एसए 520 बात करता है एनालिटिकल प्रोसीजर की। दलेर ने गलती क्या करी थी? दलेर टीओसी टीओडी अकेला करके आ गया था, वो एनालिटिकल प्रोसीजर करके ही नहीं आया था। दलेर को देखना चाहिए था अगर डेटा की सूटेबिलिटी है, डेटा की रिलायबिलिटी है, डेटा के लेके आप एक्सपेक्टेशन डेवलप कर सकते हो, डिफरेंस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, तो उसको ये करना चाहिए था। उसको फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए थे। दलेर को फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए तो उसको डोमिनोज का पास्ता खाना चाहिए था। ये क्या बोल रहे हो सर आप? ये डोमिनोज का पास्ता कहां से है? फैक्टर्स जो कि कंसीडर करने हैं एपी को लगाते टाइम, वो है डोमिनोज का पास्ता। पास्ता मतलब PASTA, डोमिनोज मतलब डी मतलब डिसएग्रीगेशन। क्या डिसएग्रीगेशन पॉसिबल है? डिसएग्रीगेट डेटा है तो लगा देंगे पी, डोमिनोज हो गया। अब पास्ता पी मतलब डेटा प्रिडिक्टेबल है, प्रिडिक्टेबिलिटी है, जहां एपी लगाना चाह रहे हो उसमें प्रिडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए। सर ए मतलब
ए मतलब ध्यान से याद करो, डी पी ए क्या था? एजर्शंस। एजर्शंस माय डियर फ्रेंड्स, एजर्शन। हर एजर्शन पे नहीं लगाना, दलेर की तरह हर एजर्शन पे नहीं लगाना होता। चलिए सर, लेट्स कंक्लूड दिस एंटायर स्टैंडर्ड एसए 520 एनालिटिकल प्रोसीजर इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। आई होप जो जो बच्चा 50 मिनट लगा करके इस वीडियो की यहाँ तक पहुँच गया है, मेरी उसको गारंटी है कि वो ये स्टैंडर्ड आज के बाद कभी नहीं भूलेगा। पूरे स्टैंडर्ड को 5 मिनट के अंदर विद मेमोरी टेक्निक पैक करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना सर, ध्यान से सुनना। सबसे पहले स्टैंडर्ड स्टार्ट हुआ दलेर से। दलेर ने करी थी कुछ गलतियां जिसकी वजह से उसको बहुत पड़ी थी मार। उसने उसके बाद समझ लिया कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या होते हैं, एपी यानी कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या होते हैं। आपको डेफिनेशन पता है सर, प्लॉजिबल रिलेशनशिप, फाइनेंशियल डेटा, नॉन फाइनेंशियल डेटा कंपेयर करना है, डिफरेंस अगर कुछ आ रहा है, वेरिएंस अगर कुछ आ रहा है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना है, कुछ इनकन्सिस्टेंसीज आ रही हैं इन्वेस्टिगेट करना है, फ्लक्चुएशंस आ रही हैं इन्वेस्टिगेट करना है। कोई दिक्कत नहीं सर, डन है सर। इसके बाद हमने पढ़े टाइमिंग। 3 टाइम के ऊपर यह पूरा एनालिटिकल प्रोसीजर का कॉन्सेप्ट टिका हुआ है। पहला सर प्लानिंग। प्लानिंग के टाइम पे लगाने का क्या फायदा सर? मतलब आपको प्लानिंग के टाइम पे समझ में आ जाएगा क्लाइंट का बिजनेस, उससे रिलेटेड रिस्क, रोमम, पोटेंशियल रिस्क, सब आपको वहीं समझ में आ जाएगा। होगा क्या? पोटेंशियल रिस्क समझ में आ गया। अगले स्टेप में आप क्या करोगे सर? यू विल बी एबल टू डिजाइन योर नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इन अ बेटर मैनर। सर ये प्लानिंग का टाइप हमने पढ़ा। अब क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, 5 मिनट के अंदर क्लोज करूंगा विद मेमोरी टेक्निक। सर उसके बाद सर एग्जीक्यूशन स्टेज पे जब हम पहुंचे, सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर मतलब एग्जीक्यूशन स्टेज पे हम पहुंच गए हैं। 4 स्टेप फॉलो करने के हैं। स्टेप नंबर 1, सूटेबिलिटी चेक कर लो, एजर्शन देख लो, सूटेबिलिटी चेक कर लो, क्या एपी लग भी सकता है कि नहीं लग सकता। सर दूसरा, डेटा की रिलायबिलिटी चेक कर लो, क्या रिलायबल डेटा अवेलेबल भी है या नहीं है। बिना डेटा के कैसे लगाओगे एपी? किस पे लगाओगे? मेरे पे लगाओगे। सर तीसरा, सूटेबिलिटी मिल गई, रिलायबल डेटा मिल गया, एक्सपेक्टेशन डेवलप करो, क्या होना चाहिए बॉस। चौथा पॉइंट, डिफरेंस अगर कुछ आ रहा है इन्वेस्टिगेट करो। सर ये 4 पॉइंट हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर जब हम अप्लाई करते हैं एट एग्जीक्यूशन स्टेज। कंप्लीशन से रिलेटेड कुछ खास नहीं है, एक आधा पॉइंट होगा तो पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं सर। इसके बाद सर फैक्टर्स हमने पढ़े। अंधों की तरह, दलेर की तरह हर जगह एपी नहीं घुसानी होती। एपी मिल गया, पढ़ लिया, लगा दिया, नहीं सर। देर आर सर्टन फैक्टर्स एंड मेमोरी टेक्निक जो आपको ये एंड तक याद रहनी चाहिए। दलेर ने खाया डोमिनोज का पास्ता। दलेर ने खाया डोमिनोज का पास्ता। सर डोमिनोज पास्ता कहना क्या चाहते हो? देर आर सर्टन फैक्टर्स जो चेक करने चाहिए पहले, क्या एपी यहां लगाना चाहिए या नहीं। सर डोमिनोज मतलब डी, पास्ता मतलब PASTA। सबसे पहले चेक करो पी, पास्ता पे आते हैं पहले। सर पी मतलब प्रिडिक्टेबिलिटी। जो रिलेशनशिप है डेटा में वो प्रिडिक्टेबल होनी चाहिए। डेटा और उसकी रिलेशनशिप शुड बी प्रिडिक्टेबल। अगर प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है तो क्या करोगे एपी लगा के? रिलेशनशिप समझ रहे हो? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की रिलेशन किससे है? सैलरी जो आपका खर्चा है उससे। रेंट के एरिया की रिलेशन किससे है? रेंट के खर्चे से। ये प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है, कोई फायदा नहीं लगाने का। ए से अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, डेटा अवेलेबल भी तो होना चाहिए। पास्ता क्या था? पी प्रिडिक्टेबिलिटी, ए मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, एस मतलब सोर्स। सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन है सर। रूटीन नेचर की ट्रांजैक्शन है, चलेगा। नॉन रूटीन नेचर है, नहीं चलेगा। सोर्स नहीं चलेगा सर। सर टी टाइप यानी कि अकाउंट टाइप, बैलेंस शीट आइटम है, P&L आइटम है, इनकम स्टेटमेंट्स पे दौड़ेगा, दौड़ेगा, चलेगा। P&L आइटम्स के लिए हाईली रिकमेंडेड, बैलेंस शीट में नहीं चलेगा, हर जगह नहीं चलेगा। सर उसके बाद फिर एक ए आ रहा है, पास्ता तो मतलब प्रिडिक्टेबिलिटी होगी पी से, ए से अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा हो गया, एस से सोर्स हो गया, टी से अपना टाइप हो गया, अकाउंट टाइप हो गया। सर अगला ए एजर्शन, हर एजर्शन पे नहीं लगता, हर एजर्शन पे नहीं लगता। किस पे नहीं लगता? जैसे कि एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, कहाँ लगता है? टू चेक कंप्लीटनेस। सर पास्ता हो गया, डोमिनोज का डी और बता दो। डिसएग्रीगेशन मेरे दोस्त,
डेटा अगर डिसएग्रीगेटेड है, कंपेरेबल है तो दौड़ेगा, ब्रॉडर का इससे नहीं चलेगा, राइट। ब्रॉडर कैटेगरी का स्पेसिफिक कैटेगरी से नहीं कर सकते। टाटा मोटर इज ब्रॉडर कैटेगरी, Hyundai is not a broader specific category, only personal vehicles. Getting my point? मेमोरी टेक्निक मतलब पास्ता डोमिनोज का पी से प्रेडिक्टेबिलिटी। मेरे साथ जो जो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे कमेंट करो, कसम है तुम्हें भाई, मैं बहुत मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ तुम्हें। तुम साला तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब ये इसे शेयर वेयर करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट वमेंट करना, जो तुम्हारा दिल में। देखो यार, तुम्हें अगर 1% भी फ़ायदा हुआ ना तो कमेंट कर जाना, तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा, चैनल बूस्ट हो जाएगा और कुछ नहीं, सिर्फ इतना है। बहुत मेहनत करिए, मेमोरी टेक्निक आगे भी तुम्हें बहुत देने वाला हूँ मैं। मेमोरी टेक्निक्स अच्छी पूरी क्विक रिवीजन कराऊंगा, टेंशन मत लेना। 5 मिनट का प्रॉमिस है, उससे पहले क्लोज करवा के निकल जाऊंगा। बट सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कमी नहीं आनी चाहिए। डोमिनोज का पास्ता याद है, मिलेगा। डी मतलब डिसएग्रीगेशन, राइट। पी मतलब प्रेडिक्टेबिलिटी चेक करनी है, सेकंड फैक्टर। ए मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, तीसरा फैक्टर। PAS मतलब सोर्स, चौथा फैक्टर। T मतलब टाइप ऑफ अकाउंट, पांचवा फैक्टर। A मतलब एजर्शन, छठा फैक्टर। 6 फैक्टर लिख के आओगे, 4 के 4 नंबर मेरी तरफ से आज ले लो, कोई नहीं रोक पाएगा तुम्हें। सर इसके बाद हमने क्या पढ़ा? टाइमिंग होगी, एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब हो गया, फैक्टर्स हो गए, कंप्लीशन फेज हो गया, प्लानिंग फेज हो गई, एग्जीक्यूशन फेज हो गया। आगे क्या है? टेक्निक्स चारों बहुत सिंपल है। ट्रेंड एनालिसिस, करंट वर्सेस प्रीवियस ईयर्स, ट्रेंड उसके बेस पे बनाओ और कंपेयर करो। सर उसके बाद क्या? रेशो, इंडिविजुअल बैलेंस शीट आइटम समटाइम्स दे आर नॉट प्रेडिक्टेबल, उसको यूज़ करो, P&L के साथ उसका रेशो बनाओ और उसको फिर आने वाले जब आप रेशो बना लो, 4-5 एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, ट्रेड रिसीवेबल सेल्स का क्या रेशो है, उस रेशो को इंडस्ट्री से कंपेयर कर सकते हो और प्रीवियस ईयर से भी कंपेयर कर सकते हो। सर इसके बाद रीजनेबलनेस टेस्ट, सिंपल है, नॉन फाइनेंशियल डेटा के बेस पे प्रेडिक्टेबिलिटी निकालो, एक्सपेक्टेशन डेवलप करो, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा के बीच में रिलेशनशिप होनी चाहिए प्लॉजिबल, एंड उसको फिर आगे आप कंपेयर करके, एग्जांपल उसके भी दिए हुए हैं। स्ट्रक्चरल मॉडलिंग सिंपल है, विद यूज़ ऑफ फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा में ही जब हम स्टैटिस्टिकल टूल्स का मिक्सचर डाल देते हैं, इट बिकम स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। रिलायबिलिटी सर 4 फैक्टर जिसमें बहुत ज़रूरी है, 4 चीज़ें देखनी। सोर्स आपको पता है, 500 से भी लिंक करो तो बहुत बार पढ़ चुके हो तुम। मोर रिलायबल कब होगा? जब सर इंडिपेंडेंट सोर्स होगा। सर कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए ब्रॉड इंडस्ट्री की, स्पेसिफिक से नहीं हो सकती कंपैरिजन। नेचर में सर क्या कह रहा है? बजट्स मतलब एज अपने गोल्स को मत घुसाओ, अपने गोल्स को मत घुसाओ, एक्सपेक्टेड अगर है तो चलेगा, रिलायबल है। अदरवाइज सर 4th पॉइंट कह रहा है कंट्रोल्स अगर अच्छे हैं तो फिर हम वी विल ऑल्सो कंसीडर इट एज रिलायबल डेटा। एंड सर आप ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को टेस्ट भी कर सकते हो, कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस अगर आती है तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आने वाले 4-5 जो एग्जांपल्स हैं सेम है वो जो हमने पढ़े हैं। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, आपसे अलविदा लेते हुए आपसे नेक्स्ट स्टैंडर्ड में मिलेंगे विद सम दलेर की स्टोरी से भी अच्छी स्टोरी एंड और ज़्यादा सुपर्ब मेमोरी टेक्निक।